ये बात है ईयर 1967। कुछ एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज अपने रेडियो टेलीस्कोप की हेल्प से अर्थ जैसे प्लैनेट की खोज कर रहे थे। तभी जोसेलिन बेल बर्नल, एक फिजिक्स ग्रेजुएट, उन्होंने नोटिस किया कि कुछ रेडियो पल्सेस आ रहे हैं एट रेगुलर इंटरवल्स एंड शी थॉट स्पेस से कोई रेडियो सिग्नल्स उन्हें भेज रहा है। एक और ख़ास बात उन्होंने नोटिस की कि पल्सेस एवरी 1.33 सेकेंड्स के इंटरवल पे रिसीव हो रहे हैं। उन्हें लगा कि उन्होंने एक अर्थ जैसे प्लैनेट की खोज कर डाली है और वो भागी अपने कुलीग्स को ये बात बताई और उनको भी यही लगा कि उन्होंने इतिहास बदल दिया है। जो आज तक नहीं हुआ वो आज हो गया। सबको यही लग रहा था कि they have found signals from extraterrestrial life, लेकिन वो सभी इस बात से अनजान थे कि वो कोई अर्थ जैसा प्लैनेट नहीं, बल्कि उन्होंने तो एक नए एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की डिस्कवरी कर डाली थी और बाद में इन्हीं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का नाम न्यूट्रॉन स्टार रखा गया। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे न्यूट्रॉन स्टार के बारे में और कैसे भगवत गीता का एक श्लोक हमें यूनिवर्स की सच्चाई से रूबरू करवाता है। तो चलिए करते हैं शुरू। दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू जॉसलिन बेल बर्नल। Pulsars. The discovery of pulsars, for which you played a A decisive girl role. wrote up one of astronomy's most exciting discoveries. Of course, back then, nobody knew what a pulsar was until I found the first two. सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टार क्या होता है। स्टार एक कॉस्मिक बॉडी है जो लाइट और एनर्जी दोनों एमिट करता है। लाइक सन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्टार। इसका साइंटिफिक नेम है G2V स्टार और स्टार का फॉर्मेशन कुछ 6 स्टेप्स में होता है जिसको हम वन बाय वन देखते हैं। पहला स्टेप होता है मॉलिक्यूलर क्लाउड। देखिए, स्टार बनने की शुरुआत होती है जायंट मॉलिक्यूलर क्लाउड से, जो कि बहुत ही कोल्ड एंड डेंस रीजन है इंटरस्टेलर स्पेस में। इन क्लाउड्स में काफ़ी एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग हीलियम, हाइड्रोजन एंड डस्ट। एंड ये जो मॉलिक्यूलर क्लाउड है ये कोलैप्स कर जाते हैं। कोलैप्स होने की काफ़ी रीजंस हो सकते हैं, जैसे शॉक वेव्स फ्रॉम द नियर सुपरनोवा या कोलिजन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर क्लाउड्स या फिर दूसरे स्टार के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के कारण। इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कोलैप्स। मॉलिक्यूलर क्लाउड्स के कोलैप्स होने के बाद एक डेंस और गर्म कोर बनता है जिसे कहते हैं प्रोटोस्टार। इसे फुल स्टार नहीं कहेंगे, बट ये स्टार बनने की शुरुआत होती है। और इस प्रोटोस्टार के अराउंड एक रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट फॉर्म होती है ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और यही डिस्क एक क्रूशियल रोल प्ले करती है फॉर द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द स्टार। जैसे जैसे टेम्परेचर एंड प्रेशर एट द कोर ऑफ द प्रोटोस्टार रीचेस टू अ क्रिटिकल पॉइंट, nuclear fusion reaction begins and hydrogen atoms in the core fuse to become helium, and during this जबरदस्त हीट एनर्जी रिलीज होती है। सही मायने में यही जन्म होता है स्टार का। फ्यूजन स्टार्ट होने के बाद द स्टार एंटर्स इनटू द मेन सीक्वेंस फेज, जहाँ पे वो लाइफ का मेजॉरिटी टाइम स्पेंड करता है। हमारे जो सूर्य देवता हैं वो अभी इसी फेज में है। इस फेज में स्टार का कोर सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि आउटवर्ड प्रेशर फ्रॉम द एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू द इनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी। स्टार की डेथ एक बहुत ही ड्रामेटिक इवेंट है एंड इट्स इंटरेस्टिंग टू नो दैट स्टार की मास पे डिपेंड करता है कि स्टार की डेथ कैसे होगी। और एक स्टार की डेथ के बाद ही न्यूट्रॉन स्टार का जन्म होता है, बट हर स्टार न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट नहीं होता है। देयर आर सम कंडीशंस व्हिच वी सी लेटर इन दिस वीडियो।
सो स्टार की दो अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई, लो मास स्टार एंड हाई मास स्टार, और दोनों के डेथ का आउटकम अलग अलग होता है. सो विल सी लो मास स्टार फर्स्ट. एग्जॉशन ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल. बिलियंस साल तक धीरे धीरे स्टार अपने कोर में रखा हुआ हाइड्रोजन बर्न करता है, और जब हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो कोर श्रिंक हो जाता है और गर्म हो जाता है, जिसे हम एग्जॉशन ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल कहते हैं. और नेक्स्ट फेज में आउटर लेयर एक्सपैंड्स सिग्निफिकेंटली बिकॉज कोर का टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो चुका है और स्टार बन जाता है रेड जायंट. एंड कभी ना कभी हमारा सन भी इसी फेज में आएगा, और तब वो मरकरी और वीनस दोनों को खा जाएगा. प्लैनेटरी नेबुला. रेड जायंट अपने आउटर लेयर को छोड़ देता है जिसमें गैस और डस्ट भरा होता है, और वो एक खूबसूरत क्लाउड बनता है जिसे हम प्लैनेटरी नेबुला कहते हैं. और ये वही क्लाउड्स हैं जिससे न्यू स्टार्स का बर्थ होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था. एंड फाइनली जो भी कोर बचा है वो मोस्टली हीलियम का बना होता है, और वो अपनी ग्रेविटी में आके बहुत गर्म और डेंस ऑब्जेक्ट बना देता है. एंड फिजिसिस्ट इसे वाइट डॉर्फ कहते हैं. वाइट डॉर्फ साइज में तो अर्थ के बराबर होता है, बट मास में सन के इक्वल होता है. हमारा सन लो मास कैटेगरी में आता है, इसका मतलब आफ्टर डेथ ये भी वाइट डॉर्फ बन जाएगा. नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव हाई मास स्टार. देखिए, अगर स्टार हाई मास स्टार हो तो लाइक 8 टाइम्स द मास ऑफ सन. सो हाई मास स्टार का डेथ का तमाशा काफ़ी ज़ोरदार तरीके से होता है. स्टेप 1, न्यूक्लियर फ्यूजन चेन. सिमिलर टू लो मास स्टार, यहाँ पे भी कोर में रखा हुआ हाइड्रोजन बर्न होता है, बट यहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से फ्यूजन को फर्दर ट्रिगर किया जा सकता है. जैसे लास्ट केस में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता था, बट यहाँ पे फर्दर हीलियम कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन, which can be further converted into heavy elements like oxygen and silicon. सिलिकॉन पे जाके फ्यूजन प्रोसेस रुकता नहीं है, इट गोज अप टू आयरन, और यहाँ पे फ्यूजन प्रोसेस बहुत ही एनर्जी कंज्यूमिंग हो जाता है, एंड इट कैन नो लॉन्गर सपोर्ट इटसेल्फ अगेंस्ट ग्रेविटी एंड कोलैप्स होना शुरू कर देता है. और जैसे ही कोर कोलैप्स होता है, बहुत बड़ा धमाका होता है जिसे फिजिसिस्ट सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं. ये एक्सप्लोजन स्टार की ब्राइटनेस को बिलियंस टाइम इंक्रीज कर देता है, और कभी कभी सुपरनोवा पूरी गैलेक्सी को भी टेम्परेरी आउटशाइन कर देता है. ओरिजिनल स्टार के मास पे डिपेंड करता है कि सुपरनोवा का कोर किस तरह का होगा. अगर कोर का मास लगभग 3 सोलर मास से कम है तो इमेंस प्रेशर की वजह से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक बहुत डेंस न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है. अगर कोर का मास 3 सोलर मास से ज़्यादा है तो उसका ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि रोशनी भी उससे एस्केप नहीं कर पाती और एक ब्लैक होल बन जाता है, जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं. सुपरनोवा से आने वाली शॉकवेव्स कैन ट्रिगर द कोलैप्स ऑफ गैस क्लाउड, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जिसकी वजह से न्यू स्टार्स और सोलर सिस्टम फॉर्म होते हैं. सो द डेथ ऑफ अ स्टार कैन एक्चुअली लीड टू द बर्थ ऑफ न्यू वंस. इसीलिए भगवद गीता में लिखा गया है, जातस्तहि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि. अर्थात जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर गया है उसका जन्म निश्चित है. इसीलिए आपको किसी अपरिहार्य चीज़ के लिए शोक नहीं करना चाहिए. चलिए अब बढ़ते हैं आगे.
Now let's understand some properties of neutron star. अभी हमने देखा था कि न्यूट्रॉन स्टार का बर्थ हुआ जब स्टार का कोर कोलैप्स हुआ था, जिसके कारण बहुत सा मास एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ मूव करता है एंड ड्यू टू दिस डेंसिटी ऑफ न्यूट्रॉन स्टार इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली. इन फैक्ट अगर आप एक टीस्पून ऑफ न्यूट्रॉन स्टार अर्थ पे लेके आते हैं, उसका वेट करीब 1 बिलियन टन्स हो जाएगा. इसको कुछ इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि फॉर अ गिवन मास अगर वॉल्यूम बहुत कम हो जाए तो डेंसिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है. यही कुछ होता है न्यूट्रॉन स्टार के साथ भी. एंड ड्यू टू दिस छोटा सा मास का टुकड़ा भी 1 बिलियन टन्स का हो जाता है. एक और खास बात है न्यूट्रॉन स्टार की, that they produce powerful beam of X-rays and other radiation. अर्थ पे हम इन रोटेटिंग बीम्स से रेडिएशन के पल्सेस देखते हैं. एक रोटेशन के लिए एक पल्स अर्थ पे रिसीव होता है. इन्हें हम पल्सेटिंग स्टार्स या पल्सर्स भी कहते हैं और टिपिकली इनका पीरियड 1 मिलीसेकंड से लेके 1 सेकंड्स तक होता है. और ये वही पल्सेस हैं जो जसलिन बेल बर्नल ने अपने रेडियो टेलीस्कोप में रिसीव की थी, जिसकी वजह से उनको लग रहा था कि उन्होंने एक अर्थ लाइक प्लैनेट की खोज कर डाली है. अच्छा, अब अगर आप ये पूछते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार की स्पीड इतनी ज़्यादा कैसे इंक्रीज हो जाती है, जिसका टाइम पीरियड 2 मिलीसेकंड तक कैसे पहुंच जाता है, मतलब 2 मिलीसेकंड में वो एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, इतनी ज़्यादा स्पीड कैसे हो जाती है? इसके पीछे रीज़न है क्लासिकल मैकेनिक्स का वो सिद्धांत जिसे हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं. इसको आप इस फिजिक्स एक्सपेरिमेंट से भी समझ सकते हैं. हियर दिस मैन इज रोटेटिंग विद सम एंगुलर स्पीड, बट जैसे ही वो अपने हैंड्स चेस्ट के पास लेके आता है तो उसकी एंगुलर स्पीड इंक्रीज हो जाती है. उसी तरीके से जब स्टार का मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास आता है तो उसकी एंगुलर स्पीड इंक्रीज हो जाती है. नाउ लेट्स टेक एन न्यूमेरिकल ऑन दिस. सो अभी हमने बात की थी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को लेके. तो चलिए इस पे एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम लेते हैं. सो ये सवाल हमें दिया हुआ है. कह रहे हैं एक स्टार है जिसका रेडियस है 2.3 मल्टीप्लाइड विद 10 टू द पावर 8 मीटर. तो करीब ये 2,30,000 किलोमीटर हो गया. इसकी एंगुलर स्पीड हमें दे रखी है 2.4 मल्टीप्लाइड विद 10 टू द पावर -6 रेडियन पर सेकेंड. अगर इसका टाइम पीरियड मैं देखूं तो करीब 30 दिन आएगा. मतलब एक रोटेशन के लिए उसको 30 दिन लग जा रहे हैं. अब ये स्टार कोलैप्स कर जाता है. रीजंस काफी हो सकते हैं जो हमने देखे थे, लाइक सुपरनोवा एंड ऑल. उस कोलैप्स होने के बाद रेडियस जो बचता है स्टार का वो केवल 20 किलोमीटर बचता है. कहाँ 2 लाख और कहाँ ओनली 20 किलोमीटर. इतना कम रेडियस बचता है. हमें बताना है कि फाइनल एंगुलर स्पीड क्या रही होगी आफ्टर द कोलैप्स. एंड हम ये ट्रीट कर सकते हैं कि जो स्टार है इट इज अ यूनिफॉर्म स्फीयर एंड वी कैन आल्सो अज्यूम दैट देयर इज नो मास लॉस्ट एज द स्टार कोलैप्सेस. सॉल्यूशन अगर हम देखें, क्योंकि सिस्टम आइसोलेटेड है एंड देयर इज नो नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम, सो हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं. और सिस्टम यहाँ पे क्या है? स्टार की बात हो रही है. सो स्टार का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू द फाइनल एंगुलर मोमेंटम. अब एंगुलर मोमेंटम हमें पता है क्या होता है? आई ओमेगा होता है. सो हम वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड आई कैन राइट दैट जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है आई ओमेगा, ये होगा फाइनल एंगुलर मोमेंटम के इक्वल. अब क्योंकि स्टार को हम एक स्फीयर मान सकते हैं, तो स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है तो क्या होता है 2/5 mr². तो इनिशियल के आर आई ले लूंगा इनिशियल के लिए और फाइनल के लिए आर एफ ले लूंगा. अब अगर जो मैं स्टेप 1 में जो मैंने इक्वेशन लिखी थी वहां पे अगर मैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसकी वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं ये जो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो एक एक्सप्रेशन निकल के आएगा फाइनल स्पीड की, जो कि कुछ ये आ जाएगा. इनिशियल रेडियस का स्क्वायर डिवाइड बाय फाइनल रेडियस का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद इनिशियल एंगुलर स्पीड.
अब अगर आप वैल्यूज जस्ट अगर आप पुट कर देंगे यहाँ पे, सो आपके पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो करीब 320 रेडियंस पर सेकेंड आ रहा है। इसका मतलब अगर इसका टाइम पीरियड में देखूं तो 20 मिली सेकेंड्स, मतलब कहाँ वो 30 दिन ले रहा था, अब वो केवल 20 मिली सेकेंड्स ले रहा है। तो यहां से हम क्या चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, वी कैन सी कि जो टाइम पीरियड है वो बहुत बहुत कम हो गया है, एंड बिकॉज ऑफ दिस उसकी स्पीड बहुत बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। और ये सब हुआ क्यों है? बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। Jocelyn Bell Burnell. Thank you. Yeah. Thank you very much. Thank you for this very great honour, and thank you for doing me the honour of being here this evening. I plan to use the money that's been awarded to me to create research studentships in physics for people from underrepresented groups in physics. Diversity is important in all our communities. And one of the most delightful things is that some people have subsequently been in touch saying, how could we also contribute and add to this fund? So, way breakthrough. We might have a breakthrough. Thank you. एंड साइंटिस्ट अभी तक ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि न्यूट्रॉन स्टार के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो इतनी रेडिएशन इमिट करता है। क्या पता आप में से ही कोई इस पजल को सॉल्व कर दे। इफ़ यू आर गोइंग टू नेम अ न्यूट्रॉन स्टार, व्हाट वुड यू कॉल इट? अपने आइडियाज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। जय हिंद।